जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत में जो रशिया के राजदूत हैं डेनिस अलीपोव, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि भारत और रशिया अब ब्रह्मोस मिसाइल के छोटे और हाइपरसोनिक वेरिएंट पर काम कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर आप मान सकते हैं दोस्तों इसे। हाइपरसोनिक मिसाइल दोस्तों आप सबको मालूम है कि ये मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड पर उड़ती हैं, जिससे कि दुश्मन इसे आसानी से रोक नहीं सकता है। ब्रह्मोस हमारी तीनों आर्म फोर्सेस की सबसे बड़ी ताकत है। अब नए वेरिएंट के आने के बाद भारत की स्ट्राइक पावर और भी घातक हो जाएगी। इवन रशियन राजदूत ने कहा कि ब्रह्मोस केवल आप एक मिसाइल मत समझिए, बल्कि ये भारत और रशिया की डिफेंस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्रतीक भी है। और दुनिया के कई देश अब ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। वियतनाम के साथ तो दोस्तों डील अब फाइनल होने वाली है, जिसकी ऑफिशियल जो घोषणा है वो आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगी। वहीं दोस्तों भारत अब अपने एयर डिफेंस ताकत को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो बताती है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डीएसी ने रशिया से 5 और S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन खरीदने को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील की कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है और इस समझौते पर इस साल के अंत तक हस्ताक्षर हो सकते हैं। और भारत को दोस्तों आप सबको मालूम है कि 4 S-400 मिल चुके हैं, 5वां आना बाकी है, जो कि इस साल नवंबर 2026 तक आ जाएगा। और अगर ये नई डील हुई भारत और रशिया के बीच, तो नए S-400 स्क्वाड्रन्स 2028 से भारत पहुंचना शुरू हो सकते हैं, जिसके बाद भारत के पास टोटल 10 S-400 स्क्वाड्रन्स होंगे, जो कि फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और इवन ड्रोन जैसे खतरों के खिलाफ सुरक्षा देंगे। इवन साथ ही साथ भारत प्रोजेक्ट कुशा पर काम कर रहा है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर हम 5 और स्क्वाड्रन्स का ऑर्डर दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अभी प्रोजेक्ट कुशा पर टाइम लगेगा। दोस्तों भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन कावेरी की वापसी अब वाकई में होने वाली है। दरअसल डीआरडीओ की जीटीआरई लैब ने अब एक बड़ा फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि कावेरी इंजन को 2030 तक तेजस मार्क 1 फाइटर जेट से उड़ाकर टेस्ट किया जाएगा। शुरुआती उड़ान परीक्षणों में कावेरी इंजन का मौजूदा आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल होगा, जो लगभग 73 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। इसके लिए एक पुराने तेजस LSP एयरक्राफ्ट को खास तौर पर फ्लाइंग टेस्ट बेड में बदला जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों ये है कि तेजस को हमने शुरू से ही ऐसा डेवलप करना शुरू किया था ताकि इसमें कावेरी इंजन को फिट किया जा सके। मतलब कावेरी इंजन को ध्यान में रखकर तेजस फाइटर जेट का डिज़ाइन किया गया था, इसीलिए इंजन को फिट करना शायद आसान काम होगा। और ये जो फ्लाइट टेस्ट होंगे उसमें जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो इंजन की परफॉर्मेंस, इसकी भरोसेमंदी और रियल कंडीशन में इसकी क्षमता को परखेंगे। जिसके बाद जीटीआरई एक नए और ज़्यादा पावरफुल आफ्टर बर्नर का परीक्षण करेगा, जो कि 84 से 85 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट देने में सक्षम होगा। लेट्स सी दोस्तों, क्या वाकई में हमारे कावेरी इंजन की वापसी हो रही है? ये तो तय समय बताएगा, लेकिन जीटीआरई का ये फैसला काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। वहीं दोस्तों भारत ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। नागपुर की सोलर डिफेंस ने ब्रह्मोस मिसाइल के 100वें यानी कि 100th स्वदेशी बूस्टर सफलतापूर्वक डिलीवर कर दिया है। एक वक्त ऐसा था दोस्तों जब ब्रह्मोस के बूस्टर रशिया से आयात किए जाते थे, लेकिन अब भारत ने इन्हें खुद बनाना शुरू कर दिया है। इवन ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO डॉक्टर जयतीर्थ जोशी ने कहा कि हमारी प्रोडक्शन क्षमता भी काफ़ी तेजी से बढ़ी है। पहले हर महीने सिर्फ 1 बूस्टर बनता था, लेकिन अब 6 बूस्टर हर महीने तैयार किए जा रहे हैं। इवन उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस का लाइव इस्तेमाल किया गया था, जहां इसने अपनी सटीकता और ताकत साबित की। इतना ही नहीं दोस्तों, अब ब्रह्मोस के लिए स्वदेशी वॉरहेड पर भी काम चल रहा है। सोलर डिफेंस ने इसके ट्रायल फिलहाल पूरे कर लिए और जल्द ही इसके आगे के परीक्षण होंगे। और अगर ये टेस्ट सफल रहते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल में विदेशी हिस्सों की जगह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक ले सकती है। वहीं दोस्तों जब भी हम भारत के स्वदेशी जेट इंजन की बात करते हैं तो आप सबके दिमाग में कावेरी इंजन का ही नाम आता है। कावेरी के बारे में मैंने अपडेट तो आपको दे दिया है, लेकिन एक और अपडेट आई है कि भारत सिर्फ एक इंजन पर काम नहीं कर रहा, बल्कि पूरा मिलिट्री जेट इंजन इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। यहाँ पर डीआरडीओ, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, स्टार्टअप्स और IITs मिलकर छोटे टर्बोजेट, ड्रोन इंजन, क्रूज मिसाइल इंजन, स्वार्म ड्रोन प्रपल्सन और स्टेल्थ यूएवी इंजन पर काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ फाइटर जेट्स का नहीं रहा है, भविष्य अब स्वार्म ड्रोन्स, लॉयल विंगमैन, कामिकेजी ड्रोन्स और जो दूसरे स्टेल्थ यूकैफ है उनका है। रशिया यूक्रेन युद्ध ने ये बात तो साबित की कि कम लागत वाले ड्रोन्स बड़े देशों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए भारत अब विदेशी इंजनों पर निर्भर रहने की बजाय खुद की इंजन तकनीक डेवलप कर रहा है। मतलब साफ है दोस्तों, कावेरी हमारी शुरुआत थी, लेकिन असली कहानी है भारत के पूरे स्वदेशी इंजन इकोसिस्टम की। और इस तरीके की पहल जो है दोस्तों, वो भारत के भविष्य की ऑटोनॉमस वॉरफेयर क्षमता और डिफेंस आत्मनिर्भरता की एक बड़ी नींव बन सकती है। चलिए दोस्तों, भारतीय सेना के लिए एक नई घातक तोप प्रणाली सामने आई है, जिसका नाम है गरुड़ास्त्र। हाल ही में नीबे लिमिटेड ने इन्फेंट्री स्कूल महू में अपने 120 mm व्हीकल माउंटेड मोटार सिस्टम गरुड़ास्त्र का सफल टेस्ट किया।
इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है शूट एंड स्कूट क्षमता, मतलब 30 सेकंड से भी कम समय में ये फायरिंग शुरू कर सकता है और हमला करके तुरंत 15 सेकंड में जगह भी बदल लेगा। गौरास्त्र ने सिर्फ 2 सैनिकों की टीम के साथ 60 सेकंड में 12 राउंड दाकर अपनी जबरदस्त फायरिंग पावर दिखाई है। इसके बाद इस सिस्टम ने MRSI मिशन का प्रदर्शन किया, जिसमें कि इसके 3 गोले अलग अलग रास्तों से उड़कर एक ही समय पर अपने टारगेट पर गिरे थे। यहाँ पर सबसे बड़ा आकर्षण रहा दोस्तों GPS और लेजर गाइडेड प्रिसीजन एमुनिशन का। लंबी दूरी से दागे गए गोलों ने सीधे 3x3 मीटर के लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना अब ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे खतरों से निपटने की तैयारी को और मजबूत करने जा रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडियन आर्मी एयर डिफेंस ने एक नया रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है, जिसके तहत स्वदेशी इंटरमीडिएट टारगेट रॉकेट विकसित किए जाएंगे। ये रॉकेट दोस्तों असली ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन, क्रूज मिसाइल्स और फाइटर जेट जैसे खतरों की नकल करेंगे, ताकि हमारे सैनिकों को रियल कंडीशन में ट्रेनिंग मिल सके। और ये सिस्टम जो तैयार होगा, मतलब ये जो रॉकेट बनाया जाएगा, वो 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेट किया जाएगा, मतलब लद्दाख में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये रॉकेट 180 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा की रफ्तार से उड़ेगा, 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक जाएगा और इसका एक मजबूत इंफ्रारेड सिग्नेचर भी होगा, जिसकी वजह से आकाश, QRSAM, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस और अन्य जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके ऑपरेटरों को बेहतर एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस प्रोजेक्ट में कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री होगी, जिससे कि भारतीय डिफेंस उद्योग को भी बड़ा फायदा मिलेगा। प्रोजेक्ट कुशा को लेकर एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने आ गई है। DRDO ने प्रोजेक्ट कुशा के लिए सीकर हार्नेस की खरीद के लिए RFI जारी किया। अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भैया इस सीकर हार्नेस होता क्या है? चलिए मैं आपको बता दूं कि ये मिसाइल का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यानी कंपोनेंट होता है, जो मिसाइल के सीकर मतलब टारगेट खोजने वाले सेंसर को उसके कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ता है। मतलब ये सिस्टम टारगेट की जानकारी को रियल टाइम में मिसाइल तक पहुंचाता है, जिससे कि मिसाइल अपने फाइनल क्षणों में, यानी कि अंतिम क्षणों में दुश्मन को सटीक निशाना बना सकती है। और बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट कुशा की जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, उनकी स्पीड मैक 5.5 से अधिक होगी। ऐसे में ये जो हार्नेस है वो अत्यधिक कंपन, हीट यानी कि गर्मी और झटकों के बीच भी बिना किसी रुकावट के काम कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये RFI इस बात का बड़ा संकेत है कि प्रोजेक्ट कुशा के महत्वपूर्ण सब सिस्टम्स पर अब तेजी से काम चल रहा है। और इवन भारत का लक्ष्य है कि आने वाले वक्त में भारत का प्रोजेक्ट कुशा S-400 से ज़्यादा ताकतवर बने। वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल भारतीय नौसेना के अब हर मॉडर्न फ्रंटलाइन युद्धपोत पर ब्रह्मोस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैनात की जाएंगी। ये जानकारी ब्रह्मोस एरोस्पेस के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अलेक्जेंडर मैक्सिचेव ने फ्लीट 2026 प्रोग्राम में दी है। ब्रह्मोस, जिसे कि दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक माना जाता है, इसकी स्पीड मैक 2.8 से ज़्यादा है। मतलब ये दुश्मन के जंगी युद्धपोत और जमीन पर मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों को सटीकता के साथ खत्म कर सकती है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, भारत के जो नए नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट, प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर और जो हमारे आने वाले जंगी युद्धपोत हैं, उनमें ब्रह्मोस लगी होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ब्रह्मोस का एक नया एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट भी आने वाला है, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 के दशक की शुरुआत तक भारतीय नौसेना एक साथ सैकड़ों ब्रह्मोस मिसाइल दागने की क्षमता हासिल कर सकती है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भारत ने स्वदेशी कामिकाज़े ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। हैदराबाद की रेडॉम सिस्टम ने अचूक 150 लॉइटरिंग म्यूनिशन का हाई एल्टीट्यूड ट्रायल सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अचूक 150 भारत का पहला स्वदेशी बैरल लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशन माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत तो यह है कि इसे रनवे या फिर कैटापल्ट से लॉन्च करने की जरूरत नहीं होती। इसे सीधे वाहन पर लगे बैरल से लॉन्च किया जा सकता है। सिर्फ 11 किलो वजन वाला यह सिस्टम 1.5 किलो का वॉरहेड ले जा सकता है, 45 मिनट तक हवा में रह सकता है और 30 किलोमीटर दूरी तक सटीक हमला कर सकता है। ये दुश्मनों के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, बंकर और बख्तरबंद वाहनों जैसे महत्वपूर्ण टारगेट्स को निशाना बनाने में सक्षम है। इवन दोस्तों अचूक 150 में AI बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे कि इसकी सटीकता और घातकता दोनों बढ़ जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि इसका सफल परीक्षण दोस्तों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुआ है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड में किया गया है, जिससे कि यह लद्दाख जैसे कठिन इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारतीय नौसेना को 21 जून को मिलने जा रही है एक बड़ी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में एक साथ 3 अत्याधुनिक युद्धपोत भारतीय नौसेना को समर्पित करेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चित है INS दूनागिरी, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बना एक नया स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसके अलावा INS संशोधक और INS अग्रे नौसेना में शामिल किए जाएंगे। INS दूनागिरी की बात की जाए दोस्तों, ये 139 मीटर लंबा है, 6670 टन वजनी है। इसमें मॉडर्न रडार,
एडवांस सेंसर्स और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। सबसे खास बात तो ये कि ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस है, यानी कि ये समुद्र और जमीन दोनों पर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकता है। मतलब साफ है दोस्तों, ये युद्धपोत हवा, समुद्र और पनडुब्बी तीनों तरीके के खतरों से निपटने में सक्षम है। और एक साथ 3 नए युद्धपोतों की कमीशनिंग दोस्तों भारतीय नौसेना की ताकत और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। इसके अलावा दोस्तों आईआईटी मद्रास से जुड़ी हुई कंपनी तुंगा एरोस्पेस आईटीबीपी के 78 हाई एल्टीट्यूड ड्रोन खरीदने के टेंडर में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बन गई है, यानी कि L1 बन गई है। कंपनी ने लगभग 21.82 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, जो कि अन्य कॉम्पिटिटर से काफ़ी कम है। और ये ड्रोन भारत तिब्बत सीमा पर बेहद कठिन हिमालयी इलाकों में निगरानी के लिए इस्तेमाल होंगे। आईटीबीपी की मांग के अनुसार ड्रोन का वजन 40 किलो से कम होना चाहिए और इसे सिर्फ 2 जवान केवल 20 मिनट के अंदर तैनात कर सकने में सक्षम होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि इन ड्रोन्स में वीटोल यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्षमता होगी, जिससे कि आप बिना रनवे के छोटे से क्षेत्र से भी उड़ान भर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन 5000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों पर भी काम कर सकते हैं, 60 मिनट तक उड़ सकते हैं। दिन और रात निगरानी के लिए थर्मल कैमरों से ये लैस हैं। और इवन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई बड़ी ड्रोन कंपनियां टेक्निकल इवैल्यूएशन में बाहर हो गई हैं, जबकि इस भारतीय स्टार्टअप ने बाजी मार ली है। वहीं पाकिस्तान को लेकर भी दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है, जो बताती है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ किस हद तक तैयारी कर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान अपनी नई चीनी निर्मित हैंगौर क्लास की पनडुब्बियों को बंगाल की खाड़ी में तैनात करने की योजना बना रहा है। और ये वही जगह है, यानी कि ये वही क्षेत्र है जहां भारत की ईस्टर्न नेवल कमान, अंडमान निकोबार कमान और कई महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग मौजूद हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नई हैंगौर क्लास की पनडुब्बियाँ हैं, उनमें AIP सिस्टम लगा है, जिससे कि ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है और ये आसानी से भी नहीं पकड़ी जा सकती। पाकिस्तान कुल 8 हैंगौर क्लास की पनडुब्बियाँ शामिल करने की प्लानिंग कर रहा है, जिन्हें कि उनकी नौसेना का सबसे बड़ा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम माना जा रहा है। इवन डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर भारत पर स्ट्रैटेजिक प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि यहाँ पर भारत के पास पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी लीड है। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, परमाणु पनडुब्बियाँ हैं, लंबी दूरी के सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स हैं। अंडमान निकोबार में तो भारत की मजबूत सैन्य उपस्थिति है। ऐसे में दोस्तों भारत को केवल और केवल पाकिस्तान को तो बाद में, पहले बांग्लादेश को सबक सिखाना होगा कि वो कैसे पाकिस्तानियों को इस काम की इजाज़त दे रहा है। वहीं दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को एक बड़ी स्वदेशी ताकत मिली है। आपको मैं बता दूं कि आज इंडियन कोस्ट गार्ड को 6 स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल्स यानी कि होवरक्राफ्ट्स मिल चुके हैं। इन कटिंग एज एयर कुशन व्हीकल्स का निर्माण शोगुल एंड कंपनी ने भारत में ही किया है। होवरक्राफ्ट की दोस्तों सबसे बड़ी खासियत है कि ये पानी, कीचड़, दलदली क्षेत्रों और समुद्री तटों पर आसानी से चल सकती है। यही वजह है कि इनका इस्तेमाल तटीय निगरानी, खोज और बचाव मिशन, तस्करी रोकने और आपदा राहत कार्यों में किया जा सकता है। बता दें कि अब इन नए ACVs के शामिल होने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की जो समुद्री सुरक्षा और जो त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और ये आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा स्वदेशी क्षमता का भी उदाहरण है। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।